हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस वीडियो में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और जो कुछ भी एग्ज़ाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसको भी मैं हाईलाइट करते चलूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा ताकि उसको आगे की जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर को समझने के लिए उसके कंसेप्ट को समझना और उसका मतलब क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, यानी कि स्टैट में हम इसका यूज़ करते हैं, और जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हैं उसको हम उसको मेजर करते हैं चेंज इन रिलेटेड वेरिएबल के लिए। और ये जो टूल है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चेंज वेरिएबल देखना हो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर को सबसे पहली बार जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसका नाम है कार्ली, और उन्होंने 1764 में कंस्ट्रक्ट किया था। और वो कंपेयर करना चाहते थे इटालियन प्राइस इंडेक्स को, यानी कि दो टाइम पीरियड के इंडेक्स को लेके वो कंपेयर करना चाहते थे कि क्या है। और उसी टाइम पीरियड को कंपेयर करने के लिए उन्होंने पहली बार इंडेक्स नंबर का यूज़ किया था। वो टाइम पीरियड उन्होंने क्या लिया, उन्होंने जो प्राइस लेवल है वो 1500 लिया, और जो टाइम ये 1750 में उन्होंने इसका इटालियन प्राइस इंडेक्स को कंपेयर किया। इन्होंने ओरिजिनली जो इंडेक्स नंबर है वो डेवलप किया गया था किसी भी प्राइस के चेंज के इफेक्ट को मेजर करने के लिए, लेकिन अभी हम उसको जो यूज़ करते हैं वो एक बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आप लोगों ने सबके इंडेक्स नंबर सुने होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसके लिए भी हम एज अ बैरोमीटर यूज़ करते हैं। बैरोमीटर मतलब एक पैरामीटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जबकि पहली बार जब इसका ओरिजिनली जो ये डेवलप किया गया था ये किस तरह से प्राइस के चेंज के इफेक्ट को मेजर करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में अब हम इन सब चीज़ों के यूज़ में भी हम मेजर करते हैं। तो ये तो रहा इंडेक्स नंबर के लिए। और भी कुछ चीज़ें इसका देखते हैं हम कि इंडेक्स नंबर और क्या चीज़ यूज़ करने के लिए हम मेज़र करते हैं। एक तो हम मेज़र करते हैं रिलेटिविटी चेंज का, वो भी लेवल ऑफ वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बीच में, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, लोकेशन या जोग्राफिकल लोकेशन, इन सब के रिस्पेक्ट में हम इसको मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी और अलग वर्ड में बोले तो ये नंबर को एक्सप्रेस करता है या वैल्यू ऑफ वेरिएबल को किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको बोला जाता है करेंट पीरियड। और वो जो करेंट पीरियड, अगर आप नॉर्मली परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जब हम परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज करते हैं तो हम जो अभी चेंज हुआ है और बाकी जो इनिशियल रहता है उसी से हम निकालते हैं। तो उसी तरह से इंडेक्स नंबर में दो पीरियड को लिया जाता है, एक करेंट पीरियड और एक बेस पीरियड। बेस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एक बहुत फ्लक्चुएशन ना हुई हो उस टाइम में प्राइस की, या उस टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, तो हम उस ईयर को या उस टाइम को बेस पीरियड मानते हैं और उसी के कंपैरेटिवली हम करंट ईयर के पीरियड को चेक करते हैं। तो एक तरह से ये हमें बताता है चेंज को। अब हम देखें तो इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड टाइप है जिसमें रेशियो एंड परसेंटेज, अभी मैंने आपको बताया कि ये जैसे हम परसेंटेज या रेशियो निकालते हैं उसी तरीके से इसको भी निकाला जाता है, लेकिन कुछ फॉर्मूला होते हैं इसके, उसके बेस्ड हम निकालते हैं। और लेकिन हम चेंज इन परसेंटेज के जैसा ही कुछ करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज है रेट रेशियो एंड प्रपोर्शन का। और इंडेक्स नंबर जैसे कि लिविंग प्रोडक्शन, ट्रेड या इनकम वेरिएशन, इन सब के हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं करेंट पीरियड में। अब आते हैं कि इसके कुछ फीचर्स क्या हैं इंडेक्स नंबर के। तो रिलेटिव मेजरमेंट, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, रिलेटिव मेजरमेंट। रिलेटिव मेजरमेंट में इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल के चेंज को एनालाइज कर सकते हैं, और वो भी बेस ईयर के रेफरेंस में। अब बेस ईयर के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू करंट जो ईयर है उसकी प्राइस, वेजेस, क्वांटिटी, इन सबको हम करेंट ईयर, बेस ईयर के कंपैरिजन में, बेस ईयर और साथ ही साथ करेंट ईयर, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर किस में करते हैं, प्राइस में, वेज में या क्वांटिटी में।
इसके साथ साथ ये एक रिलेटिव एनालिसिस में भी हेल्प करता है, जिसमें ये एक कंपैरिजन भी बताता है और साथ ही साथ चेंज भी बताता है वैल्यूज़ का और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल का। तो ये तो रिलेटिव मेजर है एक इसका फीचर। साथ ही साथ ये एक्सप्रेस्ड होता है परसेंटेज में, जैसे कि किसी भी चीज़ की यूनिट होती है कि हम किसी भी वेट को किलोग्राम या इसमें मानेंगे, उसी तरह से इंडेक्स नंबर को हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर हमेशा एक्सप्रेस की जाती है परसेंटेज में। जैसे कि अगर आपको कोई इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2009 का, और उस टाइम जो हमारा आउटपुट है वो 150 है, और कंपेयर्ड 100, और वो भी किस में 2000 के साल में। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों ईयर का, तो क्या है हमारा जो 50% हमें मिलता है इंडेक्स नंबर। तो जो ये परसेंटेज हमने लगाया है, तो इंडेक्स नंबर को हमेशा परसेंटेज में ही मेज़र किया जाता है। तीसरा इसका फीचर है कि ये स्पेशलाइज्ड एवरेज हमें बताता है, यानी कि इंडेक्स नंबर हेल्प करता है दो सीरीज़ को जिसमें डिफरेंट तरह की यूनिट को हम कंपेयर करते हैं, और एक तरह से ये हमें एक स्पेशलाइज्ड एवरेज के बारे में बताता है। नेक्स्ट फीचर है इसका कि ये मेजर करता है चेंज इन एब्सोल्यूट क्वांटिटेटिव टर्म को। चेंज इन एब्सोल्यूट क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब होता है कि ये हेल्प करता है एब्सोल्यूट क्वांटिटी किसी भी चेंज इन वेरिएबल का बताने में। जैसे कि अगर किसी भी प्राइस इंडेक्स है 120 2008 में, और हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से 2004 के प्राइस इंडेक्स को, तो ये प्राइस किस तरह से राइज किया है, ये 20%। तो यहाँ पे 20.3 20.4 इस तरह की क्वांटिटीज़ हमें नहीं मिलेगी, हमें एक एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ मिलती है किसी भी इंडेक्स नंबर में। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट जो है कि इंडेक्स नंबर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इंडेक्स नंबर के जो मेजर करने के मेथड्स हैं, बेसिकली ब्रॉडर टर्म में दो तरीके में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरे का नाम है वेटेज इंडेक्स नंबर। अब सिंपल इंडेक्स नंबर को अगेन दो टर्म में बांटा गया है, एक तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। वैसे ही वेटेज इंडेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड एंड सेकेंड है वेटेज एग्रीगेट मेथड। अब हम इन सारे मेथड को और उनके फर्दर डिवीजन और फॉर्मूले में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर हमें एकदम सिंपली रिफर्स करता है ऐसे इंडेक्स नंबर को जिसमें जो सभी आइटम्स हैं हमारे, ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज़ फॉर असाइन इज इक्वल वेटेज और इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कि जितनी भी सीरीज़ हमें है उसमें हम सबको इक्वल वेटेज और इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, उसी को हम सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें सारे आइटम्स जो भी इंक्लूड हुए हैं इंडेक्स नंबर में उन सबको इक्वल वेटेज दिया जाएगा। जबकि वेटेज इंडेक्स नंबर में ये ऐसे इंडेक्स नंबर होते हैं जिसमें सीरीज़ के आइटम्स को अलग अलग डिफरेंट वेट के ऊपर उनके रिलेटिव इम्पोर्टेंस के तौर पे हमें रखना होता है। हमें हर एक आइटम्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनके रिलेटिवली जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं वेटेज इंडेक्स नंबर में। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेज इंडेक्स नंबर में। अगर हम एग्जाम्पल का यूज़ करें तो वेटेज प्राइस इंडेक्स को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसमें डिफरेंट आइटम्स रखे जाते हैं, वो भी उनके वेटेज के अकॉर्डिंग। और वो वेटेज किस पे बेस होता है, वो वेटेज बेस्ड होता है उनके रिलेटिव इम्पोर्टेंस के ऊपर, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंस है टर्म का वो किसके ऊपर जज होगा, वो वेरियस ग्राउंड्स के ऊपर होगा, जो कि जैसे कि उनका एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे हो रहा है, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, या हाईएस्ट वेटेज किस चीज़ का है, उस हिसाब से हम वेटेज इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली हम बेस ईयर के प्राइस और करंट ईयर के प्राइस को का सम करके और हम उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इस मेथड में हम बेसिकली जो हमारा एग्रीगेट बेस ईयर प्राइस है और एग्रीगेट करंट ईयर प्राइस है, एग्रीगेट को हम कैसे शो करते हैं यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रही हूँ। ये हमें बताता है सम ऑफ प्राइस 1, यानी प्राइस 1 हमारा क्या है, करंट ईयर, और ये प्राइस 0 क्या है, ये बेस ईयर का प्राइस है। और इस तरह से हम दोनों को समेशन करके बेस ईयर करंट ईयर को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज
टर्म में ही हमेशा लिखते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। इस तरह से हम सिंपल एग्रीगेट मेथड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए करंट पीरियड में, अगर इसका मैं एग्जांपल बोलूँ कि करंट पीरियड में एक बार प्राइस जो चेंज हो रहा है वो है 25, 30, 35 इस तरह से चेंज हो रहा है, और जो बेस ईयर का प्राइस है वो किस तरह से था, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इसका सम लेंगे, फिर इस बेस ईयर का सम लेंगे, और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो जैसे हमने सिंपल एग्रीगेट लिया, एग्रीगेटिव और एवरेज इन दोनों में अंतर होता है। एग्रीगेटिव में हमने सबका सम अप किया है, लेकिन सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में हम करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर के प्राइस को डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, उसमें हम सम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स में ये एक जो हमारा रिलेटिव प्राइस का वीकनेस है उसको ओवरकम करता है, और ये प्राइस रेशियो की तरह हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ जो हमें यहाँ पे लिखा है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सिंपली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आता है, अगर अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड अगर हम देखें, तो जो इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शंस है वो किस तरह से होगा? फर्स्ट हम उसका प्राइस रिलेटिव आइटम्स को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम उसको अपना जो हमारा प्राइस है उसको पूरा सम करेंगे अगर अलग अलग प्राइस हमें दिया है, और उसके बाद हम अरिथमेटिक मीन का यूज़ करके हम प्राइस इंडेक्स को फॉर्म करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, समिशन ऑफ P1 अपॉन P0, यानी कि जो हमने डायरेक्ट P अपॉन P0 किया था, हम सब सारे को हम वैसे ही फाइंड आउट करके फिर सबको ऐड कर देंगे, और उसके बाद n से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें बहुत अलग अलग ग्रुप्स में दिया हो तो ग्रुप्स का हम इस तरीके से सिंपल एवरेज निकालेंगे, और बाकी कैसे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, रिलेटिव प्राइस कैसे निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया। अब अंतर क्या है? तो अगर सबसे पहले आपको सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला निकालना होगा और ग्रुप्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका आप रिलेटिव प्राइस निकालोगे, और सारे रिलेटिव प्राइस को निकालने के बाद आप उस प्राइस का आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हम चलते हैं वेटेज इंडेक्स नंबर में। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेटेज इंडेक्स नंबर होता क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि वेटेज इंडेक्स नंबर में हर एक आइटम्स को अलग अलग वेट पे रखा जाता है, और वो वेट डिसाइड होता है उसकी रिलेटिव इम्पॉर्टेंस के ऊपर कि उसका क्या रिलेटिव इम्पॉर्टेंस है। अब वेटेज इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम है वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और दूसरा मेथड का नाम है वेटेज एग्रीगेटिव मेथड। अब इसमें जो रिलेटिव इम्पॉर्टेंस है वो उसके तौर पे हम वेट को असाइन करते हैं, और इस प्राइस इंडेक्स नंबर में क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी या बेस ईयर या करंट ईयर ये नॉर्मली एज अ वेट यूज़ किए जाते हैं। अब कौन कौन से वेरिएबल हैं इस इंडेक्स नंबर में? तो सबसे पहले तो Q1 हमारा होगा वेट ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी, Q0 होगा वेट ऑफ, वहाँ पे हम प्राइस ले रहे थे ना सिंपल एग्रीगेट में, यहाँ पे वेट के लिए हम Q0 लेंगे, और इसमें वेट भी होगा और प्राइस भी होगा, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटीज़, वैसे बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटीज़। और इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ये इतने वेरिएबल्स यूज़ होंगे। अब हम आते हैं कि इस वेटेज इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कितने अलग अलग मेथड्स होते हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। कौन कौन से मेथड हैं, इन सब के अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं, और ये आपसे अक्सर पूछा जाता है फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। तो एक का नाम है लास्पेरे मेथड, फिर पास्चे मेथड, फिशर मेथड, डर्बिश एंड बाउले मेथड, मार्शल एंड एजवर्थ मेथड, कैली मेथड एंड वॉल्श फार्मूला। तो इतने तरह के मेथड्स हैं, 7 मेथड्स हैं टू कंस्ट्रक्ट वेटेज इंडेक्स नंबर। इनको हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्पेरे मेथड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाने की कोशिश की है। ये लास्पेरे जी हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ये पास्चे हैं और ये फिशर हैं। ये 3 फोटो मुझे मिली तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब लास्पेरे मेथड क्या होता है?
तो लैस्पेरे मेथड ये हमेशा जो वेट ऑफ कमोडिटी है वो बेस ईयर का लेते हैं, और जो ईयर है, ईयर ऑफ क्वांटिटी है, वो भी बेस का लेते हैं। यानी कि इनके लिए जो क्वांटिटीज़ है दोनों का वो बेस का होता है, जबकि प्राइस एक करंट का होता है और एक बेस का होता है। तो ये है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसको हम वेटेज इंडेक्स कहते हैं। अब वेटेज क्यों, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों यूज़ होती है, तो क्वांटिटी दोनों की बेस ईयर की ही लेंगे, जबकि हम प्राइस एक करंट की लेंगे और एक बेस की लेंगे। अब इसको किस तरह से हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम अपवर्ड बायस, ये इंडेक्स अपवर्ड बायस होता है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इसको वेटेज इंडेक्स भी कहते हैं और ये अपवर्ड बायस भी होता है। तो लैस्पेरे मेथड आर नोन एज वेस वेटेज इंडेक्स एंड ऑल्सो इट इंडेक्स हैज़ अ अपवर्ड बायस। ये तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक तो सम ऑफ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, करंट ईयर प्राइस और जो क्वांटिटी होगी वो बेस ईयर की, अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी जो होगी वो बेस ईयर की होगी। तो यानी कि ये बेस ईयर वेटेज इंडेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी दोनों में बेस का ही रखा जाता है, जबकि प्राइस हम एक करंट का रखते हैं और एक बेस का रखते हैं, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इसका बस ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी समेशन ऑफ पी अपॉन क्यू ये तो हम सिंपल वेटेज इंडेक्स में हम फाइंड आउट ही कर रहे थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो फॉर्मूला है वो तो रहेगा ही, बस उसके साथ जो हम क्वांटिटी का इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम वेटेज इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो क्वांटिटी ऐड करेंगे उसी पे डिपेंड करता है कि वो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये जब हम बेस ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं तो वो लैस्पेरे मेथड कहलाता है, और यहीं पे जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं तो उसको हम पास्चे मेथड कहते हैं। तो पास्चे मेथड जर्मन के इकोनॉमिस्ट हेरमन पास्चे ने किया था, और ये लैस्पेरे भी जर्मन के ही थे। तो इन दोनों ने ही इस मेथड का, जर्मन के ही इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्होंने करंट ईयर प्राइस को लिया था, जबकि लैस्पेरे ने बेस ईयर प्राइस को लिया था। अब इनके इंडेक्स नंबर को हम डाउनवर्ड बायस कहते हैं, और इनको करंट वेटेज इंडेक्स नंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ P1 ये तो सेम है दोनों में, और समेशन ऑफ P0 ये भी सेम है। अंतर क्या है, पहले में क्वांटिटी बेस ईयर की थी, अब क्वांटिटी करंट ईयर की होगी, और यहाँ पे क्वांटिटी करंट ईयर की ही लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला मेंशन है। तो इस तरीके से पास्चे मेथड अपना यूज़ किए हैं। दो चीज़ें इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नोन एज करंट वेटेज इंडेक्स एंड डाउनवर्ड बायस। नेक्स्ट चलते हैं हम फिशर मेथड में। तो फिशर, ये हमारे फिशर जी हैं, सर रोनाल्ड फिशर, ये फिनलैंड से हैं। तो ये इनको बेस्ट मेथड ऑफ वेटेज इंडेक्स नंबर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अलग डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ साथ उन्होंने बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर क्वांटिटीज़ को लिया था, और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने इंक्लूड किया ज्योमेट्रिक मीन का। और वैसे भी ज्योमेट्रिक मीन बहुत अच्छा माना जाता है सारे मीन में, तो ज्योमेट्रिक मीन को लेके इन्होंने लैस्पेरे और पास्चे इंडेक्स दोनों को इन्होंने इंक्लूड किया। तो किस तरह से इनका फॉर्मूला बनेगा, लैस्पेरे और पास्चे इंडेक्स जो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा था। अब लैस्पेरे इंडेक्स का क्या था, समेशन ऑफ P1 Q0 और समेशन ऑफ P0 Q0, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बेस ईयर की थी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा पास्चे इंडेक्स था समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 और यहाँ पे Q1 और Q1, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इन दोनों को क्या कर लिया गया है, मल्टीप्लिकेशन में इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लिया गया, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम अंडर रूट लगा देते हैं। वही यहाँ पे यूज़ किया गया है अंडर रूट, और ये इस तरह से ये फॉर्मूले को हम लिखेंगे। और नॉर्मली भी आप ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ L इंटू P। अब लैस्पेरे इंडेक्स का अगर आपको पता होगा फॉर्मूला, तो ये होता है, और पास्चे इंडेक्स का ये होता है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर को हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इसीलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन हर एक फॉर्मूले में ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, लेकिन नेक्स्ट जाने से पहले अब ये फिशर को एक आइडियल फार्मूला क्यों माना जाता है इंडेक्स नंबर में, क्योंकि इसके कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ क्या है, सबसे पहले ये बेस्ट एवरेज होता है, और फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसीलिए एक तो ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट होता है हर एक एवरेज को फाइंड आउट करने में, और फिशर ने इसको यूज़ किया है अपने फॉर्मूले में। साथ ही साथ जो फिशर का फॉर्मूला है वो वेटेज इंडेक्स नंबर में ही उन्होंने प्रोवाइड किया है, और इन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है बेस ईयर
को भी और करेंट ईयर क्वांटिटीज़ को भी और प्राइस को भी, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा आइडियल फॉर्मूला है। इसमें किसी भी तरह के बायसेस नहीं होते हैं, जैसे कि लास्पेरे इंडेक्स में अपवर्ड बायस होता है और पास्चे इंडेक्स में डाउनवर्ड बायस होता है। अब इन दोनों को जब हम क्लब करेंगे तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और किसी भी तरह का कोई भी बायस नहीं होगा हमारे फॉर्मूले में। तो इसीलिए ये दोनों बायस को अवॉइड करता है, इसीलिए इसको हम आइडियल फॉर्मूला भी कहते हैं। साथ ही साथ जो फैक्टर फिशर इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है कि जो फिशर इंडेक्स है ये सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल वाला भी कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी। अभी ये वाला आप देखिए। अब आता है डॉर्विश एंड बाउले मेथड। डॉर्विश एंड बाउले मेथड में ये फिशर की तरह ही है, लेकिन इसमें अलग अलग डिफरेंट जो कमोडिटीज़ है वो आती हैं। फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया था, जबकि डॉर्विश एंड बाउले इंडेक्स में अर्थमेटिक एवरेज का यूज़ किया जाता है, वो भी लास्पेरे एंड पास्चे इंडेक्स का। तो लास्पेरे इंडेक्स और पास्चे इंडेक्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। अब अगर हम इनके फॉर्मूले के लिखे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1, ये लास्पेरे इंडेक्स का फॉर्मूला यही होता है P0 Q0 और प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 और अपॉन 2। तो इस तरीके से अरिथमेटिक एवरेज का यूज़ किया गया है लास्पेरे एंड पास्चे इंडेक्स का डर्बिन-बाउले मेथड में। अब हम आते हैं मार्शल एंड एजवर्थ के मेथड में। तो जिस तरह से डर्बिन-बाउले मेथड में अरिथमेटिक मीन का यूज़ हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे सम का यूज़ हुआ है। इस मेथड में सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर ऑफ क्वांटिटीज़ एंड वेटेज का यूज़ किया गया है, जिसमें इसमें भी किसी भी तरह का कोई भी बायस नहीं है, ना अपवर्ड बायस ना डाउनवर्ड बायस, ये फ्री है हर एक तरह के बायस को लेके। ये प्रोवाइड करता है एक ट्रू प्राइस इंडेक्स को, जो हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये किस तरीके से इसमें यूज़ किया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है देखना मार्शल एजवर्थ में। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले में चेंज क्या दिखेगा, इस पॉइंट में हम लास्पेरे और पास्चे इंडेक्स में कैसे करते हैं मैं यहाँ पे लेके बताती हूँ। यहाँ पे होता है P1 और Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, ये लास्पेरे इंडेक्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q0 की जगह यहीं पे प्लस Q1 भी है और यहाँ पे भी Q1 है, और वो भी इन सबको डिवाइड किया गया है 2 से और इसको भी डिवाइड किया है 2 से। तो इस तरह से हर एक लास्पेरे और पास्चे इंडेक्स का अलग अलग एवरेज लिया गया है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया गया है 100 से, ये 100 है। अगर हम उसको फाइनली जब हम देखना चाहें कि ये किस तरह से ये कैंसिल आउट, क्या क्या कैंसिल आउट होगा और फाइनली किस तरह से फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा, तो हमारा ये निकल के आएगा P1, ये तो पास्चे इंडेक्स और ये लास्पेरे इंडेक्स, इन दोनों को बस जोड़ देना है। जैसे ये हमारा पहला है, तो फाइनली आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, लास्पेरे इंडेक्स प्लस पास्चे इंडेक्स, ठीक है, L प्लस P और उसके बाद इंटू 100। तो आप ये वाले फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कैली मेथड ऑफ प्राइस इंडेक्स पे। तो कैली का जो मेथड है वो ट्रूमैन एल कैली ने दिया है और कैली ने फिक्स्ड वेटेज मेथड का यूज़ किया है। कैली के मेथड को हम कैली मेथड या फिक्स वेटेज मेथड भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि किस मेथड में, इंडेक्स नंबर के मेथड को हम फिक्स्ड वेटेज मेथड बोलते हैं, तो उसका नाम है कैली मेथड। फिक्स क्वांटिटीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे कि मैं आपको जब बता रही थी अगर सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, यही होता है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें कैली ने ना ही लास्पेरे इंडेक्स की तरह बेस ईयर क्वांटिटीज़ को लिया है और ना ही पास्चे इंडेक्स की तरह वो करंट ईयर क्वांटिटीज़ को लिया है। इन्होंने क्वांटिटीज़ ही फिक्स कर दी है, यहाँ पे कोई डिनोशन नहीं है और इंटू 100। तो ये डिफरेंस है कैली के मेथड में, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस ईयर या करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को लिया ही जाए। तो ये अंतर है बाकी के और फॉर्मूले में और कैली के फॉर्मूले में। उसके बाद लास्ट में आता है वॉल्श फॉर्मूला। अब इस मेथड इस फॉर्मूले में इसमें ज्योमेट्रिक मीन लिया गया है करंट ईयर और बेस ईयर क्वांटिटीज़ में, प्राइस में नहीं, सिर्फ क्वांटिटीज़ में। अब अंतर क्या है,
सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन करंट ईयर की प्राइस और वो में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर से उसमें ज्योमेट्रिक मीन ले लिया गया है। तो इस तरह से वॉल्श फॉर्मूला का निर्माण हुआ है इस इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर के कितने ब्रॉडर टाइप होते हैं, उन ब्रॉडर टाइप में से वेटेज इंडेक्स नंबर के 7 तरह के टाइप्स होते हैं जिनके हमने सारे फॉर्मूले देखे। अब हम देखेंगे इनका यूज। एक वैल्यू इंडेक्स भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इंडेक्स क्या है, ये इस इंडेक्स में असर्ट किया जाता है टोटल वैल्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को किसी भी गिवन नंबर ऑफ परसेंटेज या सेम इन बेस ईयर। अब वैल्यू इंडेक्स में किस तरह से डिवाइड होता है, तो वैल्यू इंडेक्स में यहाँ पे Q1 और Q2 ये एक तरह से जो है हमारा यहाँ पे Q1 और Q1 ये पांचवें इंडेक्स में लेते हैं, लास्ट इंडेक्स में Q0 लेते हैं। यहाँ पे ऊपर P1 Q1 नीचे P0 Q0। तो ये अंतर होता है वैल्यू इंडेक्स में। अब हम आते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस आखिर है क्यों इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्स नंबर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ मनी है इसके एक चेंज को भी मेज़र करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेज़र करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से हैं उनको एनालाइज करता है, मेजर करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, इंटरनल ट्रेड को और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। तो इतने सारी जब चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है तो ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए इंडेक्स नंबर। उसके साथ साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको भी हम देख लेते हैं। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिफरेंट इंडेक्स नंबर डिफरेंट तरह की ऑब्जेक्टिव को दिखाती हैं। तो ये एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज जाती है कि किस पर्पस के लिए हमें स्टडी करना है। तो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ द पर्पस एप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर को चूज़ करना भी एक अपने में एक डिफ़िकल्टी का काम है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ स्टडी या रिलेटिव चेंज या क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, तो उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रहते हुए ही हमें एक या कॉस्ट ऑफ लिविंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेना पड़ेगा। अगर हम पूरा होल देखना चाहते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो इस तरह से डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट इंडेक्स नंबर है उसको उसके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको लेने में कि आखिर किसका यूज़ किया जाए अप्रोप्रिएटली। साथ ही साथ बेस पीरियड सिलेक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि कौन से ईयर को बेस ईयर माना जाए या कौन से पीरियड को बेस पीरियड माना जाए। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि किस वैल्यू को हम माने करेंट ईयर या किससे हम कंपेयर करें किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। साथ ही साथ उसमें बेस ईयर को लेने के लिए जो चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती है, एक तो वो बहुत लंबा या बहुत छोटा टाइम पीरियड ना हो, साथ ही साथ वो बहुत दूर या बहुत पास ना हो या क्लोज ना हो करेंट ईयर के, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। और वो एक नॉर्मल ईयर हो, उसमें किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हों, किसी भी तरह का बिजनेस साइकिल में या नेचुरल कैलेमिटीज़ ना आई हो, उस टाइम डिप्रेशन या बूम या इस तरह की सिचुएशन को फील ना किया हो वो साल, उसी साल को हम लेते हैं एज अ नॉर्मल या बेस ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है बेस ईयर को कंस्ट्रक्ट करना। तो ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी या चैलेंजिंग फेस करनी पड़ती है हमें इंडेक्स नंबर को ड्रॉ करने में। अब तो तीसरा जो चैलेंजिंग काम है वो है आइटम सिलेक्शन। आइटम सिलेक्शन कैसा होता है कि हम कौन से आइटम को सिलेक्ट करें, यानी कि जो आइटम हम सिलेक्ट करते हैं वो तो पहली बात कि इंटायर ग्रुप में वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली क्लास में अगर एक मॉनिटर होता है तो मॉनिटर की कुछ क्वालिटीज़ होती है कि वो थोड़ा तेज हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हो उसके अंदर, ऑब्जर्वेशनल स्किल हो उसके अंदर, तब जाके उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ मॉनिटर कि वो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करे। या कोई भी ग्रुप का एक हेड गर्ल या हेड बॉय हो तो वो एज अ ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसी तरह से हम आइटम सिलेक्शन करने के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो, ये भी एक चैलेंजिंग काम है। साथ ही साथ जो भी हम नंबर या आइटम सेलेक्ट करते हैं वो बहुत बड़े ना हो, वो बहुत छोटे भी ना हो, या बहुत ही वो जो डेटा है वो रिप्रेजेंट ना करते हो। ये सारी जो चैलेंजिंग है, जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लेंदी ना हो जाए आइटम सेलेक्ट करने वाली। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है जो कि इंडेक्स नंबर में फेस करनी पड़ती है।
जो नेक्स्ट चैलेंजिंग चीज़ें हैं वो रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा। ये एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा को हम कैसे करें। तो रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा में अगर कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर, और सूटेबल सोर्स ऑफ डेटा अगर हमारे पास नहीं है, तो भी हमारा जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम नहीं बता सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव या सूटेबल इंडेक्स नंबर के लिए सोर्स ऑफ डेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और जो डेटा है वो हमें रिलायबल सोर्स या एक रिप्रेजेंटेटिव या एक्यूरेट भी होना चाहिए। ये भी बहुत चैलेंजिंग का काम है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा चॉइस ऑफ एन एवरेज। तो एवरेज का चॉइस करना, क्योंकि इंडेक्स नंबर में बहुत सारे एवरेज होते हैं, मीन, मीडियन, मोड या मीन या मोड, जो वो अनसूटेबल होते हैं जब हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना चाहें। तो ये भी चॉइस ऑफ एवरेज भी एक बहुत क्रूशियल रोल है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और लास्ट जो है वो सूटेबल वेटेज आइटम, यानी कि किस आइटम को हम सूटेबल मानते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे वेटेज होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें से भी कौन सा रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है ये भी असाइन करना या इंडेक्स नंबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके एक तरह से ये भी एक चैलेंजिंग काम ही है। और लास्ट में है हमारा टाइप ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड, यानी कि किस तरह के हम एवरेज को यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फिशर इंडेक्स नंबर में ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया गया है, और फिशर नंबर को एक आइडियल इंडेक्स माना गया है। तो यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट, जब क्योंकि आइडियल इंडेक्स माना गया है उसको। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, या इन तीनों में से किस से कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा अच्छा होगा, या जो मिडिल टर्म है वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, या मीडियन को तो वैसे भी हम रेयरली यूज़ करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों में से किसका यूज़ करें, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा चॉइस ऑफ कंसर्न है कि क्या चीज़ें हम लें। अब ज्योमेट्रिक मीन को एप्रोप्रिएट इंडेक्स माना गया है कई सारे केसेस में, तो ज्योमेट्रिक मीन को लोग प्रेफर करते हैं, बट एक चॉइस ऑफ वो तो आता ही है। और लास्ट में जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज्योमेट्रिक मीन की कुछ खासियत है कि क्यों इसको हम ज्योमेट्रिक मीन को मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज माना जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन एक तो हमें इक्वल रेशियो और चेंज हमें बताती है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इक्वल रेशियो और चेंज हमें बताता है, और साथ ही साथ जो ज्योमेट्रिक मीन अफेक्टेड नहीं होते हैं बहुत बड़े और उस नंबर से, और अर्थमेटिक मीन शो करता है राइज हर एक 1/4 पे। सेकेंडली जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है स्मॉलर आइटम के लिए, एंड लेसर इम्पॉर्टेंट है लार्जर आइटम के लिए। इंडेक्स नंबर बेस्ड होता है ज्योमेट्रिक मीन पे, वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एज अ टाइम या टाइम रिवर्सल टेस्ट भी हम उस पर लगा सकते हैं। तो एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन हाईएस्ट जो एक्यूरेसी है इंडेक्स नंबर में वो प्रोवाइड कर पाता है, और ज्योमेट्रिक मीन का एक कंप्यूटेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें रूट लेना पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं अंडर रूट से तो आप इस कैलकुलेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी एक चैलेंजिंग या डिफ़िकल्टी आपको इसकी वजह से भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडेक्स नंबर में, A to Z चीज़ें मैंने आज पढ़ाई कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के भी सब टाइप्स कितने होते हैं, क्यों यूज़फुल है और कितनी डिफ़िकल्टीज आती है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आई होप इंडेक्स नंबर के जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से, और अगर इंडेक्स नंबर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों, और वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड